आरएसएस और बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। फिर हमारे दो प्रवक्ता है राजद की, जेएनयू की, प्रियंका भारती जी है, कंचना यादव है, उन्होंने जब कुछ सवाल उठाए तो उन पर गौतम बुद्ध नगर थाने में केस एफआईआर हो गया। नरेंद्र मोदी ने इजराइल को अपना फादरलैंड बोल के यह साबित कर दिया है कि वो भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोगों का बायकॉट करना पड़ेगा, उनसे बात करनी बंद करनी पड़ेगी, उनकी शक्ल देखनी बंद करनी पड़ेगी। अगर आप ये करने की ताकत रखते हो तो कमर कस के तैयार हो जाओ। महीना डेढ़ बाकी है। मैं ऐलान कर रहा हूं बार बार, लोग सोच रहे होंगे कि मैं भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ ऐलान ही कर रहा हूं। महीना डेढ़ बाकी है। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, और ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, भारत देश की रक्षा करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी जान हथेली पे रख के सामने नहीं आ रही है। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन हमें परवाह नहीं है। भारत देश की जनता का है। हम लोग आरएसएस और बीजेपी को, इस देश के अंबेडकरवादी लीड लेके आरएसएस और बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। फिर कोई भी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बने या नहीं बने, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक मैसेज दे देंगे, अगली आने वाली सरकार अगर ऐसा काम करेगी तो याद रखे, ये एप्स्टीन मानसिकता के लोग जिनका नेटवर्क पूरी दुनिया में है, अगर भारत देश की जनता इसको उखाड़ फेंक सकती है तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो भारत के साथ अब अन्याय कर सके। ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग ने यह साबित कर दिया है, नरेंद्र मोदी जी इस देश के गद्दार हैं। कोई भी ऐसा नागरिक हमारे देश का नरेंद्र मोदी जी के अलावा नहीं होगा जो भारत को छोड़ के किसी और देश को अपना फादरलैंड बताए। इससे बड़ा गद्दार कोई भारत देश में नहीं है जो भारत को छोड़ के किसी और देश को अपनी मदरलैंड या फादरलैंड बताए। ये बोलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी, ये बोल के जेल जाने की हिम्मत रखनी पड़ेगी, ये बोल के सड़क पे आने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी ने इजराइल को अपना फादरलैंड बोल के ये साबित कर दिया है कि वो भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो भारत देश को चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके भारत के हर इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वरना आज चाइना की जगह भारत इस देश में सबसे आगे और सबसे ऊपर होता। इस देश की जिम्मेदारी जो पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी, एक मानसिकता आरएसएस और बीजेपी की वजह से इस देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। इस देश की जनता को ये पता है और ये देश की जनता ये नहीं होने देगी। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो समय आ रहा है। नोएडा में, दूसरी जगह पे आप लोग देख रहे हैं, ये नोएडा में कोई 2 रुपए लेने के लिए ज्यादा अपनी मिनिमम वेजेस लेने के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है। ये उसकी सुबगुगाहट है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की बेइज्जती की है इजराइल को अपना फादरलैंड बता के। ये आ रहा है समय, कमर कस के तैयार रखिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सुन लीजिए जरा, वो बिल ये है कि जो सेंसस होगा उसकी डेटा आपको बताई नहीं जाएगी, वो सिर्फ सरकार के पास रहेगी। जैसे 2011 की जो रिकॉर्ड्स थे, जो जातिगत सर्वे हुआ 5000 करोड़ खर्च करके, वो सिर्फ फाइलों में बंद है। या तो वो इस देश के गृह मंत्री के पास है या प्रधानमंत्री के पास। कहा गया कि नीति आयोग को सौंपा गया है और सौंपा रह गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा खुलासा था कि इस देश के बहुसंख्यक लोग, जिसको कभी कहते हैं कि इसने आपका खा लिया, उस जाति ने खा लिया। ये नहीं कहते हैं कि 99% इस देश के सत्ता और संसाधन को सिर्फ एक जाति, और वो कौन जाति है आप जानते हैं, जो भोग रही। सुप्रीम कोर्ट के सभी जज उसी जाति के। भारत सरकार के सेक्रेटेरिएट में एक भी SC ST सेक्रेटरी रैंक पर नहीं है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स कितने हैं, सुधांशु भाई बोलेंगे। और महिला बिल का एक विशेष बात बताना चाहता हूं। मंडल कमीशन में यह कहा गया था कि सभी असमान लोगों को समान मानना एक बहुत बड़ी भूल होगी। देयर इज नो इक्वालिटी अमॉन्ग अनइक्वल्स।
तो महिलाएं एक समान है, हमारी जाति के भी महिलाएं एक समान है। रतन लाल जी के कॉलेज की प्रिंसिपल महिला है, आरक्षण की हकदार है। लेकिन पूछिए, उन्होंने ऐसा कुचक्र मचाया कि एक ओबीसी प्रोफेसर को आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसा कुचक्र बनाया कि रतन लाल जी चूंकि दलित है, दलितों की बात करते हैं, बहुसंख्यकों की बात करते हैं, इसलिए उनका प्रमोशन रोक दिया गया। उनके प्रिंसिपल बनने का आवेदन को फाड़ कर फेंक दिया गया कोर्ट के आदेश के बावजूद। ऐसी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन ओबीसी महिलाओं को उसमें कोई स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन एक और दिलचस्प बात आपको बता रहा हूं, हंगरी के प्रधानमंत्री के एक दोस्त है, और उस दोस्त को हंगरी का सबसे अमीर आदमी बनने में सिर्फ 4 साल लगे। अब मैं भारत के प्रधानमंत्री के किसी दोस्त की बात नहीं कर रहा, हम लोग को करनी भी नहीं चाहिए, कोई कानून आ जाएगा। हमारे 2 प्रवक्ता हैं राजद की, जेएनयू की, प्रियंका भारती जी है, कंचना यादव है। उन्होंने जब कुछ सवाल उठाए तो उन पर गौतम बुद्ध नगर थाने में केस FIR हो गया। तो हम तो नाम लेते नहीं, आप समझिए एप्स्टीन फाइल में किनका नाम है, किन किन का नाम है। अनिल अंबानी जी का तो बोल सकते हैं, वो तो हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं वो जाकर इजराइल में जैसे मंगलसूत्र दक्षिण भारत में पीछे से पहनाते हैं ना, वैसे ही एक ऐसे पदक को धारण किए जो पदक था ही नहीं, वहां बनाया गया था, एक दिन के लिए मनाया गया। और एक आखिरी में बात में कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि यह देश सिर्फ बिका नहीं है, इजराइल का गुलाम भी बन गया है। मैं कल विजयवाड़ा से आ रहा हूं और हैदराबाद में भी देख चुका हूं। आप सबको पता है कि ईरान में युद्ध चल रहा है, और इजराइल का जितना वो ड्रोन और जितने उसके हथियार हैं, उसमें से अधिकांश कहां बन रहे हैं आपको पता है? अधिकांश हथियार हैदराबाद में बन रहे हैं, अडानी साहब के कंपनी के सहयोग से। तो हम कैसे इस देश में और इस विदेशों में विश्व गुरु बनेंगे कि विश्व गुरु बनेंगे? नैतिकता की बात कहां करेंगे? तेल लाने के लिए हम कहते हैं कि हम ईरान के दोस्त हैं, और ईरान ने तो कह दिया कि हम शुक्रगुजार हैं भारत की जनता का। उन्होंने कभी नहीं कहा भारत की सरकार का। और भारत की जनता जानती है कि सच क्या है और कहां पर नैतिकता होनी चाहिए